हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स और आज हम डिस्कस करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था तो हमारी जो रिएक्शन है वो फास्ट हो गई थी। रिएक्शन फास्ट हो गई थी और जो रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा था। रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ हो गया था। अब अर्हेनियस इक्वेशन में इसी बात को एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है? k इज़ इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये हमने जो इक्वेशन लिखी है ना अभी, इस इक्वेशन को बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग टर्म्स का मीनिंग क्या है। यहाँ पर जो k है वो रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट को। रेट कांस्टेंट। जो a है उसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये हमने हमारी लास्ट वीडियो में समझा था अच्छे से एग्जाम्पल की हेल्प से, और हमने ये भी देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिवेशन एनर्जी। आर रिप्रेजेंट कर रहा है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल। टी टेम्परेचर है। टेम्परेचर। तो ये है अर्हेनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स का बहुत सिग्निफिकेंस होता है। तो एक बार देखते हैं कि इन सभी क्वांटिटीज़ की यूनिट्स क्या क्या रहेंगी। टेम्परेचर की यूनिट क्या लेते हैं हम? केल्विन में लेंगे टेम्परेचर को। गैस कांस्टेंट की यूनिट हमने यहाँ पे लिखी हुई है जूल पर केल्विन पर मोल। क्या है? जूल पर केल्विन पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे देखेंगे हम? जूल पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल। यहाँ हम ले लेते हैं जूल पर मोल। अगर हम यहाँ किलो जूल करेंगे तो हमें यहाँ गैस कांस्टेंट को भी किलो जूल पर मोल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इसलिए हम दोनों को ही यहाँ पे जूल में रखेंगे। अब जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है। हमने हमारी स्टार्टिंग के क्लासेस में देखा भी था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमारे पास जो ये एक नई क्वांटिटी हमने अभी लिखी है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसकी यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है। अब तो हम कैलकुलेट करते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की यूनिट। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो पहले हम जो हमारी ये वाली टर्म है ना, इस कंप्लीट टर्म की यूनिट कैलकुलेट करके देखते हैं। इसका मतलब ई ए बाय आर टी, इसकी पूरी यूनिट हमें देखनी है। एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या लिखी अभी हमने? जूल पर मोल। गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन पर मोल। मल्टीप्लाइड है ये टेम्परेचर से। टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन। अब हम यहाँ देख रहे हैं मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, एंड जूल से जूल कैंसिल। इसका मतलब जो ये पूरी टर्म है ये यूनिटलेस है। क्या है? यूनिटलेस। इससे हमें क्या पता लगा कि जो ए की यूनिट है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की यूनिट है, वो इक्वल टू है के। यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट ही है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की यूनिट। क्या बोल रही हूँ मैं? यूनिट ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर,
प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दोनों की सेम यूनिट रहती है। अब सपोज करो हमारे पास कोई रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर इज 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या रहती है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है? पर सेकंड। अगर टाइम हम सेकंड्स में ले रहे हैं तो, अगर मिनट में लिया हुआ है टाइम तो इसकी यूनिट होगी पर मिनट। अब ये हमें कैसे पता लगा? हमने पार्ट 2 में डिटेल में किया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसकी यूनिट क्या होगी? ए की यूनिट, इसकी यूनिट भी पर सेकंड ही रहेगी। अब जो ये पर सेकंड यूनिट है, ये पता है किस चीज़ की यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की यूनिट है वो इक्वल है फ्रीक्वेंसी की यूनिट के। इस वजह से जो हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ओके, अब हम इस फॉर्मूला का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। हमारे पास है k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर कोई रिएक्टेंट है उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना होता है, कोलाइड करते हैं पार्टिकल्स। अब जो कोलिजन्स होते हैं वो होते हैं कुछ इफेक्टिव और कुछ होते हैं इनइफेक्टिव। अब इफेक्टिव कौन से होते हैं? इफेक्टिव वो होते हैं जहाँ पर जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी, हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इन इफेक्टिव कोलिजन्स की वजह से ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास में। अब हम इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करके समझेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। अब ये जो ए है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ कोलिजन, रेट ऑफ कोलिजन, कि कितने रेट के साथ कितनी फास्ट कोलाइड कर रहे हैं रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपस में। अब पार्टिकल्स चाहे कितनी भी फास्ट कोलाइड करें, अगर उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, राइट? तो जो पार्टिकल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे प्रोडक्ट तो वहीं पर फॉर्म होगा। इस वजह से जो ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या रिप्रेजेंट करती है? फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स, रेट ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स, सक्सेसफुल कोलिजन्स यानी कि इफेक्टिव कोलिजन्स। ओके, तो जो रेट ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स होगा वो ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करता है। इसी वजह से हमने इस प्रोडक्ट को इक्वेट किया हुआ है रेट कांस्टेंट से। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। अब अगर अर्हेनियस इक्वेशन में हम दोनों साइड पर लॉग ले लें तो हमारे पास क्या आएगा? इक्वेशन क्या है हमारे पास? k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो क्या आएगा? एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास है एल एन ऑफ ए रेज टू पावर बी तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि पावर आगे आ जाएगी, बी आगे आ जाएगा और इसे लिख देंगे एल एन ऑफ ए। तो यहाँ हमें नेचुरल लॉग लेना है ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी का।
इसका जब हम log लेते हैं तो हमारे पास जो पावर है वो आगे आ जाएगी। पावर क्या है? -EA/RT एंड log ऑफ E। अब ln E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो इसका मतलब हमारे पास ओवरऑल क्या आया? -EA/RT। -EA/RT। इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी करके देखते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? d/dt इधर ln k इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो A एंड EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इन दोनों को ही बोलते हैं अर्हेनियस पैरामीटर्स। इस इक्वेशन में ये दोनों ही पैरामीटर्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब ln A का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ -EA/RT, -EA जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको तो हम बाहर ले लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t। अब अगर कोई टर्म है x⁻n, हमें अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम कैसे करते हैं? d/dx अगर इसका करना है तो पावर को आगे लिखेंगे, n आगे, x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि x⁻n-1। कुछ इस तरह से होता है डिफरेंशिएशन। तो 1/t को हम लिख सकते हैं t⁻⁻1। तो यानी कि हम डिफरेंशिएशन अगर करें t⁻⁻1 तो हमारे पास क्या आएगा? पावर आगे, टेम्परेचर की पावर है -1, उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आया? -t⁻²। इसको हम लिख सकते हैं -1/t²। ओके, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t का। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, -EA/R, और यहाँ हम क्या लिखेंगे? -1/t²। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन? d/dt ln k इज इक्वल टू EA/RT²। इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि EA इज इक्वल टू RT² d/dt ln k। अब जो ये इक्वेशन आई है ना हमारे पास, ये हमें वैल्यू देती है एक्टिवेशन एनर्जी की एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। एक्टिवेशन एनर्जी एट एनी टेम्परेचर T। हमने अभी ये देखा था कि जब अर्हेनियस इक्वेशन की बात कर रहे थे तो हमने प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी कि A और एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि EA, इन दोनों को हमने कांस्टेंट लेकर सोल्व किया। इसका मतलब अर्हेनियस इक्वेशन में जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, लेकिन जो हमने अभी ये फॉर्मूला डराइव किया है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट, लेकिन जो अर्हेनियस इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसिडर करते हैं हम। अब हम अर्हेनियस इक्वेशन का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये है हमारी अर्हेनियस इक्वेशन। इसका ग्राफ ड्रॉ इजीली हो जाए इसके लिए हम दोनों साइड लोग जो लेते हैं वो वाली एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। ln k इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT। जो प्लॉट ड्रॉ किया जाता है वो ड्रॉ किया जाता है ln k वर्सेस 1/t। ओके, तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करके देखते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसका मतलब जो y एक्सिस है उसके ऊपर आएगा ln k, y एक्सिस पर क्या है? ln k, x एक्सिस पर क्या है? 1/t।
अब इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके हमें पता लग रहा है कि जो m की वैल्यू है वो क्या है, माइनस ई ए बाय आर। स्लोप हमारा है ये, यहाँ से हमें पता लग रहा है, ठीक है। x की वैल्यू है 1/t, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस ई ए अपॉन आर। ओके, वहीं कंपेयर करके हमें c की वैल्यू क्या मिलती है, c हमारा रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को। c की वैल्यू क्या मिली हमें, ln ऑफ a। ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो स्लोप की वैल्यू है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, तो हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे आता है, ये ग्राफ ऐसे आता है, डिक्रीजिंग ग्राफ। जो ये इंटरसेप्ट है, यहाँ अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें ये पॉइंट, ये डिनोट करता है ln a को। इसका मतलब ln k की वैल्यू ln a के इक्वल कब आती है, जब ये इसका मतलब ln k की वैल्यू ln a के इक्वल तब होती है जब 1/t 0 होता है। ओके, 1/t जब 0 होगा उस टाइम ln k जो है वो इक्वल होगा ln a के। अब 1/t 0 कब होगा, when t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टेम्परेचर पर 1/t इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट। अब किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो इसलिए 1/t जब 0 होगा तो ln k इक्वल होगा ln a के। ओके, तो ये था ग्राफ ln k वर्सेस 1/t। स्लोप यहाँ पर है m इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर, ये है स्लोप हमारा। अर्हेनियस इक्वेशन से एक और इम्पोर्टेंट बात पता लगती है, वो क्या, रिलेशन बिटवीन k एंड ई ए। रिलेशन बिटवीन k यानी कि रेट कांस्टेंट एंड ई ए यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। हमारे पास इक्वेशन क्या है, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन ई रेज टू पावर ई ए बाय आर टी। सपोज करो अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो पूरी एक्सपोनेंशियल टर्म है ई रेज टू पावर ई ए अपॉन आर टी, ये पूरी टर्म है ये भी इंक्रीज होगी। अब अगर ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो ओवरऑल जो k की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो इसका मतलब k डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि ई ए इंक्रीज हो रहा है तो k डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा रिजल्ट यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर हमें टेम्परेचर और k के बीच में रिलेशन देखना हो, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना हो तो कैसे देखेंगे। अगर हमने मान लो टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इस एक्सपोनेंशियल टर्म में ई रेज टू पावर ई ए बाय आर टी, इसमें डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा। डिनोमिनेटर इंक्रीज होने का मतलब है कि जो पूरी टर्म है ई रेज टू पावर ई ए बाय आर टी, ये पूरी की पूरी टर्म डिक्रीज होगी। आप समझ रहे हैं, डिनोमिनेटर इंक्रीज होने की वजह से पूरी एक्सपोनेंशियल टर्म डिक्रीज होगी, और अगर ये टर्म डिक्रीज हुई तो ओवरऑल के इंक्रीज होगा। के क्यों इंक्रीज हो रहा है कि जो ये डिनोमिनेटर है हमारे पास ये छोटा हो रहा है, अगर ये छोटा होगा तो के इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो के भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के। अब इस रिजल्ट के बेसिस पे हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। हमारे पास होता है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। मान लेते हैं कि जब टेम्परेचर था T1 तो हमारे पास रेट कांस्टेंट था K1, रेट कांस्टेंट K1। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ln K1 इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर T1। हमें पता है कि A और एक्टिवेशन एनर्जी ये तो दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब कि अगर हम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर T2 पर, व्हेन टेम्परेचर है T2, तो रेट कांस्टेंट तो चेंज होगा बट एक्टिवेशन एनर्जी और A यानी कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इन दोनों की वैल्यूज सेम रहेंगी। तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा K2
रेट कांस्टेंट K2, बट अरहेनियस फैक्टर सेम रहेंगे। तो इक्वेशन क्या होगी, ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT2। ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या आएगा हमारे पास, ln K1 माइनस ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT1 माइनस ln A माइनस EA बाय RT2। यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ln A माइनस EA बाय RT1 माइनस ln A, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या आएगा, EA बाय RT2। यहाँ ln A से ये कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म्स में से हम एक्टिवेशन एनर्जी और R को बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -1/T1 प्लस 1/T2। यह लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ln K1 माइनस ln K2। अब log की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो ln A माइनस ln B है उसको हम लिख सकते हैं ln A अपॉन B। वहीं अगर होता ln A प्लस ln B तो उसको हम लिख सकते थे ln AB। तो हमारे पास बीच में माइनस है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास, ln K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू EA बाय R। ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 1/T2 माइनस 1/T1। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है। अगर आपको किन्हीं दो टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो तो हम उसकी हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। वी कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अच्छा, आपको पता है log की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि log ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू माइनस log ऑफ B अपॉन A, ऐसा होता है। तो इसकी हेल्प से हम इस फॉर्मूला को एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, हम ln K1 अपॉन K2 को लिख सकते हैं माइनस ln K2 अपॉन K1, ठीक है, इक्वल टू ये ऐसा ही रहेगा EA बाय R 1/T2 माइनस 1/T1। अब अगर इस माइनस साइन को हम राइट साइड पर लेके जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इधर तो रहेगा ln K2 अपॉन K1 और राइट साइड में क्या आएगा, माइनस EA अपॉन R 1/T2 माइनस 1/T1। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी करेक्ट है। तो इस वजह से अगर आपको डेरिवेशन का पता होता है ना कि फॉर्मूला डेराइव कैसे हो रहा है और कुछ सिंपल मैथमेटिकल टूल्स का पता है तो आप अलग अलग तरह से लिख सकते हो एक ही फॉर्मूला को। दिस इज़ ऑल अबाउट अरहेनियस इक्वेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।